इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम में आई शिद्दत। बीजेपी लीडर अमित शाह मगरबी बंगाल में एक रैली को करेंगे खिताब। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आसाम के लिए आज जारी करेंगे पार्टी का इंतखाबी मंशूर। इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज करेगी मगरबी बंगाल का दौरा। मुल्क में अब तक लगे 4 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोरोना टीके। मरकज ने रियासतों के लिए जारी किए रहनुमा हिदायत। कोविशील्ड की दूसरी खुराक अब 4 से 6 हफ्तों के बजाय 6 से 8 हफ्ते के वक्फे के बाद लगेगी। वजारत नकलो हमल और कौमी शाहराह ने हासिल की बड़ी कामयाबी। मौजूदा माली साल में कौमी शाहराह की तामीर 12,205 किलोमीटर से ज़्यादा हुई दर्ज। मुल्क में हर रोज़ 34 किलोमीटर हो रही है कौमी शाहराह की तामीर। गांधी अमन अवार्ड्स का हुआ ऐलान। साल 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को और मरहूम सुल्तान काबूस बिन सैयद को साल 2019 का दिया जाएगा अवार्ड। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3 सालों में पहली बार होगा सिंधु कमीशन का इजलास। नई दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में सिंधु नदी के पानी से जुड़े मामलों पर होगी बात। दुनिया भर में कोरोना बहरान के मामले 12 करोड़ के पार। अमेरिका अब भी कोविड-19 से सबसे बुरी तरह मुतासिर। जहां कोरोना के मामले 3 करोड़ के पार पहुंचे, 5 लाख लोगों की हुई मौत। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा पुणे में। टेस्ट और T20 सीरीज जीतकर टीम इंडिया की इस सीरीज को जीतने की होगी कोशिश। नाजरीन आदाब। सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। इंतखाबी रियासतों में जैसे जैसे पोलिंग की तारीख करीब आ रही है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज आसाम के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। नड्डा का आज आसाम में रोड शो करने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे और रोड शो भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आसाम असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। जायजा मीटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सदारत में मुनक़िद हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि आसाम में इंतखाबात को पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से अंजाम देने को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही इंतखाबी कमिश्नरों ने तेजपुर और गुवाहाटी के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस सुपरिटेंडेंट और वहां के तमाम अजला के आला हुक्काम के साथ एक मीटिंग की, जहां इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहलों में पोलिंग होनी है। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी जश्नू बड़वा के साथ कोविड-19 की रोकथाम के लिए तैयारियों और डायरेक्टर जनरल पुलिस भास्कर ज्योति महांटा के साथ सिक्योरिटी से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। आसाम में 3 मरहलों में मुश्तमिल इंतखाबात 27 मार्च से शुरू होंगे। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह से, जो कि इस वक्त मगरबी बंगाल के मिदनापुर में हैं। तो अभिषेक, हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, पहले मरहले के इंतखाबात होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां अभी नज़र आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग हुई है उसके लेकर जो है किस तरह के सुरक्षा की अगर हम बात करें कि किस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मशहूर। देखिए, आज जो है चुनाव आयोग की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल में वो जो है समीक्षा बैठक करेगी और जो है किस तरीके से मतदान को किस तरीके से सुचारू रूप से और निर्भय होकर के बिना भय के लोग मतदान कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी। और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यूज़ है उनका क्या कहना है, उनके साथ भी चुनाव आयोग की जो है आज बातचीत होगी और दिन भर जो है ये क्रम रहेगा। इसके अलावा चुनाव
जो मतदान बूथ है, जो मतदान केंद्र है, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था होगी, दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था होगी, बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था होगी, इन सब का जायजा लिया जाएगा। क्या पर्याप्त सुरक्षा बल होना चाहिए, किस तरीके से जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती किस किस मतदान केंद्र पे किस तरीके से होगी, पुलिस की कहाँ पर होगी, क्या सुविधा दी जाएगी, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है आज चुनाव आयोग जो है वो बैठक करेगी। और खास तौर पे चूंकि कोविड का समय है, कोविड-19 का समय है, तो ऐसे में कोविड के प्रिकॉशन के लिए जो है चुनाव आयोग उसके लिए जिस तरीके से कदम उठाए, किस तरीके से कदम उठाया जाए, मतदान केंद्र के अंदर ग्लव्स दिए जाए या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मतदान केंद्र पे किस तरीके से हो, ये सब चीज़ों को लेकर के जो ये बैठक आज काफ़ी जी खास रहने वाली है पूरे। इसके बाद जो है क्योंकि अब 27 मार्च शनिवार को ही मतदान जी होना है जी पहले चरण का 30 सीटों के लिए। जंगल महल का पूरा इलाका है और ये जो पूरा इलाका है ये लगभग अगर हम बंगाल की बात करें तो ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है, झारखंड के साथ जुड़ा जी हुआ है। तो यहाँ पे जो है आदिवासी बाहुल इलाका भी है और साथ साथ ये सारा इलाका है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि जो भी मतदाता है वो जागरूक हो और कोविड के समय जो है पूरे प्रिकॉशन के साथ, पूरी सुविधा के साथ मतदान कर सके। मशरूर। जी जैसा कि आपने बताया कि चुनाव आयोग की ये पूरी कोशिश है कि लोग पूरी हिफाजत के साथ जो है इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। अब हम बात करते हैं कि वहाँ का जो सियासी पारा है, चूँकि बहुत कम वक्त बचा है, पहले मरहले के इंतखाबात होने हैं और आप मुसलसल उस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो सियासी पारे को लेकर भी थोड़ी तफसीलात दे दें, किस तरह का माहौल अभी नज़र आ रहा है। देखिए, ये पूरा जहाँ पहले चरण और दूसरे चरण का जो पूरा चुनाव मतदान होना है, ये पूरा इलाका जंगल महल के नाम से जाना जाता है। पुरुलिया की बात करें, हम बांकुरा की बात करें, झारग्राम की बात करें, पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें या पश्चिमी मेदिनीपुर, पहले चरण में 30 सीटों पर चुनाव है और इन्हीं इन्हीं सारे जो जिले हैं, इन्हीं के दूसरे चरण में जो है वो 30 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान है। तो ऐसे में सेंट्रलाइज होकर के जहाँ पे भी अगर मैं पश्चिमी मेदिनीपुर की ही बात करूँ तो यहाँ पे 15 सीटें जिसमें से 6 सीट पे मतदान हो रहा है और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री रैली कर चुके हैं। खड़गपुर जो कि सब डिवीजन है पश्चिमी मेदिनीपुर का, उनकी ही रैली हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया। इसके अलावा भी अगर आज हम बात करें तो आज भी गृह मंत्री जो है वो पश्चिमी मेदिनीपुर टाउन विधानसभा जो है उसके लिए भी वो रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी लगातार, तृणमूल सुप्रीमो जो है वो लगातार कैंप कर रही है। वो 2 से 3 दिन रुक कर जो है वो पश्चिमी मेदिनीपुर हो, पूर्वी मेदिनीपुर हो, वो वहाँ कैंप कर रही है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो है वो कैंप कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं वो लगातार खड़गपुर से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं चुनावी जो प्रचार प्रसार का, तो ये अपने चरम पर है। चाहे बीजेपी के स्टार प्रचारक हो या फिर तृणमूल के हो या फिर कांग्रेस के, वो जो है वो मैदान में नजर आते हैं। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी वो लोगों मतदाताओं से जो है जाकर रूबरू हो रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब चूंकि जी दिन भी कम रह गया है मतदान का, तो लोगों को किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो जी काफी मेहनत कर रही है। जी, जैसा कि आपने कहा बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो ज़ाहिर है ऐसे में एक माहौल सा बन गया होगा इंतखाबात का। और अगर हम बात करें अवाम की, तो आपने वहाँ लोगों से भी बात की होगी, अभी जैसे आप मिदनापुर में मौजूद हैं, वहाँ भी लोगों से बात की होगी। लोगों का इलाके को लेकर, लोगों का अपने मसाइल को लेकर, लोगों के जहन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर वो जो है अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव है और स्थानीय मुद्दे जो है कई तरह के होते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो है स्थानीय मुद्दे होते हैं। जो बुनियादी सुविधाएं वो भी कई सारा मुद्दा है, लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मुद्दा जो सामने आ रहा है, जो लोगों से बातचीत करने पे लोग जो बताते हैं वो ये है कि पिछले कई दशकों से जो है बंगाल ठहर सा गया है। यहाँ पर जो विकास है वो नहीं हो पा रहा। जो यहाँ इंडस्ट्रीज जी थी वो भी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो काफी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो स्कीम्स है उनका इन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच रही। चाहे वो सेंटर की स्कीम्स हो या कोई और स्कीम हो, उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अगर वो किसी कार्य के लिए जाते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए, तो उन्हें कट मनी देना होता है। तो कट मनी का जो इश्यू है यहाँ के हर मतदाता के जुबान पे है कि हमें किसी भी काम के लिए कट मनी देना होता है। अगर ऑफिस में कोई काम है तो उसके लिए भी कट मनी देना होता है, कोई और अगर हमें घर बनाना है तो उसके लिए भी कट मनी देना होता जी है। तो जी कट मनी जो है इस बार यहाँ पर एक काफी बड़ा इशू है कि इसे बिल्कुल किसी तरीके बिल्कुल। से खत्म किया जाए। मशरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं और मगरबी बंगाल से हमारे नुमाइंदे अभिषेक हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह का सियासी माहौल है और चुनाव आयोग जो है किस तरह की तैयारी कर रही है महफूज इंतखाबात कराने के लिए, और साथ ही लोगों के जहन में क्या है, लोग के किस चीज़ को जहन में रखकर वोटिंग के लिए जाएंगे।
फिलहाल हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वजारत नकलो हमल और कौमी शाहराह को एक नई हसूलियाबी मिली है। वजारत ने रवां बरस में 12,205 किलोमीटर कौमी शाहराहों की तामीर मुकम्मल करके एक और मील का पत्थर हासिल किया है। इस दौरान फी दिन 34 किलोमीटर कौमी शाहराह की तामीर की गई है। कौमी शाहराह तामीर की मौजूदा शरह साल 2014-15 में तकरीबन 12 किलोमीटर फी दिन के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। ये हसूलियाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि कोविड-19 वबा की वजह से रवां बरस के पहले कुछ माह में मुल्क गिर सतह पर लॉकडाउन नाफिज था। इस दौरान तामीराती सरगर्मियाँ शदीद तौर पर मुतासर हुई थीं। गुज़िश्ता पूरा एक साल भारत ने कोरोना के खिलाफ जिस मजबूती से जंग लड़ा है उसकी ज़रूरत फिर एक बार महसूस हो रही है। हुकूमत का फोकस कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर भी है और यही वजह है कि मुल्क में अब तक 4 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। हुकूमत ने रियासतों को ख़त लिख कर कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के दरमियान जो है 6 से 8 हफ्ते का वक्फा होना चाहिए। पहले ये वक्त 4 हफ्ते का था, लेकिन कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज पहले वाले वक्फे के मुताबिक ही मुस्तफ़िदीन को दी जाएगी। कोविशील्ड की दूसरी डोज में ये तब्दीली नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI और एक्सपर्ट ग्रुप के फैसले के मुताबिक पर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना टीके की मुहिम की तादाद 4.5 करोड़ को पार कर गई है। मुल्क में अब तक 4 करोड़ 50,65,998 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। और साल 2020 के लिए मशहूर गांधी अमन इनाम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। साल 1995 में शुरू किए गए इस सालाना एजाज़ को इस मरतबा बांग्लादेश के बानी को दिए जाने के लिए शुरू करने का फैसला इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करने जा रहे हैं। यह एजाज़ किसी भी मुल्क के शहरी को बिला तफरीक ज़ात पात मजहब ज़बान और सिल्म की बुनियाद पर अता किया जाता है। ये एजाज़ 1 करोड़ रुपये नकद और एक तौसीफ़ी सनद पर मुश्तमिल है। गांधी अमन इनाम के लिए ज्यूरी की सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की थी। वज़ीर आज़म मोदी के अलावा ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात के लीडर शामिल होते हैं। उनके अलावा लोकसभा के स्पीकर और सलमान इंटरनेशनल के जो बानी बैंडेश्वर पाठक जो है भी इसके रुकन हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बंगबंधु के अफकार व नज़रियात की बुनियाद पर ही भारत बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती जारी है। मुझे अपने गुज़िश्ता बांग्लादेश दौरे के दौरान उनकी याद में एजाज़ का मौका मिला और मुजीब बोर्शो प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म हसीना के साथ उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करूँगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इज़्ज़त माब सुल्तान काबूस बिन सैयद भारत उम्मान दोस्ती के एक मजबूत हामी थे। उन्होंने उम्मान में भारतीय बिरादरी की फलाह व बहबूद पर ख़ास तवज्जो दी। मैं इज़्ज़त माब के साथ गुफ्तगू के दौरान मुतादिद मौज़ूआत पर उनकी बसीरत से मुस्तफ़ीद हुआ। पार्लियामेंट में आज कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन बहस के लिए अखराजात से मुतालिक बिल 2021 पेश करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर अखराजात बिल 2021 और पुडुचेरी अखराजात से मुतालिक बिल 2021 को भी बहस के लिए पेश करेंगी। नीर जी कृष्ण रेड्डी राज्यसभा में बहस के लिए कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2021 राज्यसभा में पेश करेंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में 2021-22 के बजट पर भी आम बहस होगी। लोकसभा के बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमन नेशनल बैंक बराए फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 मुतारफ़ करवाएंगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमन माली साल 2021-22 के लिए मरकज़ी हुकूमत की माली तजावीज़ को नाफिज करने और मंजूर करने के लिए मालियाती बिल 2021 भी मुतारफ़ करवाएंगी। मुंबई के साबिक सरबराह के जरिए महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के इल्ज़ामात के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रियासत के वज़ीर दाखिला को बर्खास्त करने का मुतालबा कर रहे थे। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र में जारी घमासान पर कहा कि दुनिया ने आज तक जो नहीं देखा वो महाराष्ट्र में दिख रहा है। पुलिस बम नस्ब कर रही है और एक वज़ीर माहाना 100 करोड़ रुपए की वसूली का मंसूबा बनाता है। ऐसी सूरत हाल महाराष्ट्र की सियासत में कभी नहीं आई।
लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने महाराष्ट्र में वसूली से मुतालिक मामला उठाया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राकेश सिंह, कपिल पाटिल समेत कई रहनुमाओं ने वसूली के मसले पर रियासती हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बेमेल इत्तेहाद की हुकूमत है, ऐसे में क्या वजह है कि अब वज़ीर दाखिला को बचाया जा रहा है। बीजेपी ने इसकी मरकज़ी एजेंसियों से मुनसिफाना जांच का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। राकेश सिंह मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया है। और अब बात करते हैं डांडी यात्रा की। डांडी यात्रा का एक मकसद था बरतानवी हुकूमत के ज़रिए मुसल्लत नमक कानून के ख़िलाफ़ कैसे मुकाबला करें, जिसने इस मुहिम को एक ख़ास अहमियत दी। अंकी से पैदल यात्रा ने जम्मू सर की यात्रा शुरू की है, जहां महात्मा गांधी दोपहर में रुके थे और इजलास भी मुनक़िद किया था। मार्च 1930 अनखी की सुबह महात्मा गांधी जम्मू सर के लिए निकले। तकरीबन 6 किलोमीटर के सफर के बाद गांधी जम्मू सर पहुंचे, जहां मुकामी सत्याग्रही शिवशंकर शुक्ला और धुला भाई ने गांधी जी का जोरदार खैर मकदम किया। जम्मू सर में बापू को सुनने के लिए काफी तादाद में मुकामी लोग आ गए। गांधी यहां दोपहर तक ठहरे, इजलास से खिताब किया और स्वराज भवन का क़याम किया, जहां आकर पदयात्री ठहरे हैं। गांधी जी यहाँ पर आए थे और इस कमरे में रुके थे, यहाँ पर विश्राम किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर जम्मू सर में घटी थी। धूड़ा भाई थे, बाकी सब बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी थे, यहाँ पर उनसे मिले थे गांधी जी। गांधी के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पदयात्रियों ने भी दोपहर तक जम्मू सर का सफर पूरा किया। काफी तादाद में खवातीन, बच्चे गुलाब के फूल पदयात्रियों के हाथों में थमाकर उनका खैर मकदम कर रहे थे। पदयात्रियों के हौसले बुलंद थे, जो गांधी जी के नक्शे पा पर चलकर जम्मू सर तक पहुंचे हैं। काम छोड़ के दौड़ के रोड के किनारे आ जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। तब जाके हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो 12 मार्च को आह्वान किया कि ये अभियान, ये उत्सव जन जन का उत्सव बने, हर मन का उत्सव बने, वो अब हमें जाके सार्थक लग रहा है। आमोद पहुंचने से पहले ही काफी तादाद में लड़कियां, खवातीन और बच्चे माथे पर कलश उठाए, दिल में ढेर सारी खुशियां लिए फूलों की बारिश कर रही हैं। रियासत के वजीर मेहनत दिलीप ठाकुर पदयात्रियों के खैर मकदम में मसरूफ हैं। अपने दिल में जोश लिए पदयात्री आमोद के सहन तक पहुंचे हैं, जहां महात्मा गांधी ने रात का क़याम किया था। दांडी यात्रा की मजीद जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे धीरज से, जो इस वक्त गुजरात में भरूच के बूबा में हैं। धीरज, दांडी यात्रा लगातार जारी है। दांडी यात्रा को लेकर देखा किस तरह का जोशो खरोश नज़र आ रहा है, खास करके आपकी रिपोर्ट्स भी लगातार आती रहती है। दांडी यात्रा का आज का क्या है, कुछ प्लान क्या है, किस तरह का आज कहाँ कौन सा रूट है? देखिए, अगर हम 23 मार्च 1930 की घटनाओं को अगर हम याद करें तो आज की सुबह गांधी जी आमोद से बुवा के लिए निकले थे और बुवा जबकि गांधी जी 8-9 बजे के करीब पहुंचते हैं, जो यही वक्त होता है। और इस टाइम यहाँ के जो स्थानीय नेता देश पांडे जी, महादेव भाई, राजा जी गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। और जो यहाँ के जो बुजुर्ग जो गांधी जी से मिलते हैं वो चाहते हैं कि गांधी जी यहाँ रुके नहीं, गांधी जी अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते जाएं। जबकि यहाँ के युवा गांधी के एक झलक को तरस रहे थे, चाहते थे कि गांधी यहाँ रुकें। अंत में क्या होता है कि गांधी जो है वो युवाओं की आवाज़ को सुनते हैं और यही जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक वट वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे गांधी जी की सभा होती है। गांधी जी लोगों को संबोधित करते हैं और अहिंसा के प्रयोग को, जो नमक सत्याग्रह, जो काले कानून जो बनाया था नमक के लिए अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ लोगों को जागृत करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं कि कैसे हमें जो अंग्रेजों के जो ये कानून है, इस कानून से हमें मुक्ति पानी है। और हमें ये मुक्ति केवल इस कानून से नहीं है, बल्कि मुक्ति का ये मार्ग जो है वो देश को आज़ादी की तरफ भी हमें ले जाना है। जी दांडी यात्रा की अगर बात की जाए तो इसके तारीखी पस मंज़र भी हैं, और आज की अगर इसमें बात करें, नज़रिए से बात की जाए तो जिस तरह का जोश युवाओं में नज़र आ रहा है, जिस तरह के लोग जो है जिस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं,
बच्चे फूल लेकर उनका वेलकम कर रहे हैं। इस तरह का और क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं इस मार्च की, अगर हम बात करें आज के कॉन्सेप्ट में? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो युवा जो 1930 के गांधी के उस यात्रा को में आज भी जीना चाहते हैं। ये जबकि हम यात्रा शुरू करते हैं सुबह से तो हमें पता चलता है कि जबकि तो यात्रा थोड़ी आगे बढ़ती है तो काफ़ी संख्या में है महिलाएं जो है वो नृत्य करती हुई नजर आती हैं, जो ढोल नगारे बजते हुए नजर आते हैं, जो बच्चे जो है वो झूमते हुए नजर आते हैं और जगह जगह पर लोग पानी लेकर खड़े रहते हैं, फूलों की बारिश होती रहती है। और देखने में ये लगता है कि जो पदयात्री हैं, ये जो अभी यात्रा कर रहे हैं, इन पदयात्रियों में के दिल में भी कहीं न कहीं महात्मा गांधी की जो विचार था, उस विचार को आगे बढ़ाने वाले ये लोग हैं, उस विचार में जीने वाले लोग ये लोग हैं। इसलिए अभी की भी जो पदयात्रा हो रही है, उस पदयात्रा के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो महिलाएं हैं, उसमें उतना ही सम्मान है, उतना ही उनको लगता है कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी और जिसका उद्देश्य था जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना था। तो अभी जो पदयात्रा चल रही है, वो पदयात्रा आज़ादी के 75वें महोत्सव के लिए चल रही है। तो कैसे हमें इस देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, कैसे गांव का विकास करना है, गांव में जो सुविधाएं हैं वो कैसे बढ़े, गांव में जो सफाई कैसे हो, गांव में स्वच्छता कैसे आगे बढ़े, तो इन चीज़ों को देखते हुए युवाओं के मन में वो उत्साह जो है वो आज भी बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये थे हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार जो दांडी यात्रा पर हमें जानकारी दे रहे थे, जिसका मकसद है भारत की तहजीब, भारत की तारीख, भारत की शनाख्त, गांधी जी के बताए हुए उसूल, गांधी जी के वो रास्ते जिस पे चलकर उन्होंने आज़ादी की, ये हमें आज़ादी दिलाई थी, आज़ादी का उन्होंने जो है बिगुल बजाया था, उसी को लेकर ये दांडी यात्रा फिर से शुरू की गई है ताकि नई नस्ल को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। साल 2019 में बनी फिल्मों के लिए 67वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। आज यहाँ फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेहतरीन फिल्म करार दिया गया। मानिक निर्णेका और पंगा फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए कंगना रानावत को बेहतरीन फिल्म अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कंगना रानावत की चौथी बार ये नेशनल अवार्ड मिला है, तो वहीं मनोज के साथ धनुष को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा और भी दीगर अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। भारत और पाकिस्तान के माबैन सिंधु के पानी की तकसीम से मुतालिक मुस्तकिल कमीशन का इजलास आज से होगा। ये मीटिंग पिछले 3 सालों में पहली मरतबा होने वाली है। ये दोनों ममालिक के माबैन 1960 आबी मुआहदे के तहत एक मुस्तकिल सिंधु कमीशन कायम किया गया था। इस कमीशन की ये 2 रोज़ा मीटिंग आज और कल नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारतीय फरीक की सरबराही प्रदीप कुमार सक्सेना करेंगे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इजलास की क़यादत मोहम्मद मेहर अली शाह करेंगे। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायजे में नाजरीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब की जो पहली सुर्खी है, कोरोना टीकाकारी में तब्दीली सुस्त रफ्तारी पर सवाल। मरकज़ ने रियासती हुकूमतों को मकतूब जारी करते हुए कहा कि कोविशील्ड का दूसरा टीका 4 से 8 हफ्ते के अंदर लगाया जाए। अब तक कुल 4 करोड़ 36 लाख लोगों को दिए गए हैं फिलहाल टीके। रोज़नामा इनकलाब के आलमी सफ़े की अगर सुर्खी की बात करें तो फ़लस्तीनी बच्चों पर वहशियाना इसराइली मज़ालिम पर कतर की शदीद मजम्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान लुलू अल खातिर ने एक बयान में कहा है कि ग़र्ब उर्दून के जनूबी शहर अल खलील में यता के मकाम पर 5 कमसिन बच्चों को इसराइली फ़ौज के हाथों होने वाली ज़ालिमाना गिरफ्तारी के वीडियो ने साबित कर दिया है कि इसराइली फ़ौज निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। ये आलमी सफ़े की सुर्खी है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर बात करें तो सहारा की जो पहली सुर्खी है वो LG को मजीद इख्तियार देने वाला बिल लोकसभा में मंजूर है। जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक और LG को और ज़्यादा ताकतवर बनाने से मुतालिक दिल्ली कौमी राजधानी खित्ता इंतज़ामी तरमीमी बिल 2021 लोकसभा से पास हो गया। अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत करते हुए सरकार पर
पर्दे के पीछे से दिल्ली सरकार चलाने का इल्ज़ाम लगाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की दूसरी अहम खबर की बात करें तो गांधी अमन अवार्ड 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान के नाम का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही वजारत सकाफत ने ये इत्तला दी है। उसके साथ ही 2019 के लिए उम्मान के मरहूम सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सईद को गांधी इनाम दिया जाएगा, तो इसका ऐलान किया गया है। इसी अखबार की ये सुर्खी है। आगे बढ़ते हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो अहम सुर्खियां लगाई गई हैं वो अनिल देशमुख पर आयद इल्ज़ाम के बाद हंगामों का सिलसिला जारी। परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सीबीआई तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया है। लोकसभा और राज्यसभा में हुकूमत जमात और अपोजिशन में इसको लेकर नोक झोंक भी जारी है। और एक और सुर्खी है इस अखबार की, शोपियां में मुसल्लह तसादुम हुई में जो है 4 जंगजू हलाक हो गए हैं। साल रवां के दौरान अब तक 19 जंगजू हलाक हुए हैं, जबकि 18 नौजवानों ने बंदूक उठाई है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब हम डाल लेते हैं कि कैसा है मौसम का मिजाज, उस पर एक नज़र। और मौसम की मालूमात के साथ ही उर्दू खबरनामा इस वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।